नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है इन पेंशनर को ITR 1 से मिला है बड़ा एग्जम्पशन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी हो गई आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, जिसकी आखिरी डेट थी 31 जुलाई 2025, जिसको सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 15 सितंबर 2025 है। लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन इनकम होती है, उन लोगों के लिए ITR 1 जो है फाइल यहां पर नहीं करना है। यानी आपको मिला है एग्जम्पशन, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा सिर्फ ITR 1 से। तो कौन से पेंशनर है जिनको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कंडीशन आपको कंप्लाई करनी है ये भी आपको जानना जरूरी है, और उस केस में आपको यहां पर एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। तो अगर आप ये कंडीशन कंप्लाई करेंगे तभी यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको ITR 2 एप्लीकेबल है, 3 एप्लीकेबल है या 4 एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ ITR 1 अगर आप पर एप्लीकेबल है तभी यहां पर आपको एग्जम्पशन फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन से ऐसे पेंशनर है जिनको यहां पर यह फायदा बेनिफिट दिया जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन से ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें ITR 1 फाइलिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कौन है आपके स्पेसिफाइड पेंशनर जिनको यह एग्जम्पशन मिला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पेंशनर है और आपकी जो एज है वो 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा और आप जो है वो स्पेसिफाइड पेंशनर जो है वो माने जाएंगे। तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, 75 साल या उससे ज्यादा होगी तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी एज 60 साल और 74 साल के बीच में है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको रेसिडेंट होना कंपलसरी है। यह प्रोविजन जो है वो NRI के लिए अवेलेबल नहीं है। आपको प्रॉपर रेसिडेंट होना चाहिए इन प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल, पूरे साल में अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आप 182 डेज या उससे ज्यादा अगर है तो आप रेसिडेंट माने जाते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज है, सिर्फ आपको ITR 1 के लिए ही एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। अगर आपको ITR 2 एप्लीकेबल है या 3 एप्लीकेबल है, 4 एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन कौन से सेक्शन के अंदर आपको दिया जाएगा, तो यहां पर सेक्शन 194P के तहत आपको दिया जाएगा। तो इस सेक्शन के तहत आपका जो TDS है वो यहां पर बैंक जो है वो डिडक्ट करेगी और सरकार को जमा करेगी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा कौन सी आपकी इनकम होनी चाहिए। तो एक तो आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए, क्योंकि आप पेंशनर है तो सिर्फ आपकी पेंशन इनकम होनी चाहिए। पेंशन इनकम के अलावा एक और इनकम हो सकती है जो है आपके ब्याज की इनकम, वो चाहे आपको सेविंग अकाउंट से आता हो या आपको फिक्स डिपॉजिट से क्यों ना मिलता हो, ब्याज की इनकम हो सकती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये दोनों जो इनकम है वो सेम बैंक से होनी चाहिए। तो आपकी ऐसा ना हो कि पेंशन इनकम आपकी ICICI बैंक से आ रही है और ब्याज की इनकम या FD आपने जो है वो HDFC से करवा ली है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो सेम बैंक होनी चाहिए, यानी पेंशन इनकम भी ICICI होनी चाहिए और ब्याज की इनकम भी ICICI बैंक में ही आना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अगर इसके अलावा आपकी कोई इनकम हुई, जैसे कैपिटल गेन की इनकम हुई, डिविडेंड इनकम हुई या अदर सोर्स से कोई इनकम हुई, तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। अब जो भी आपको इनकम हो रही है, अब जो भी शायद पेंशन इनकम हो रही है, ब्याज की इनकम हो रही है, आपको एक फॉर्म जमा करना होगा, फॉर्म 12BBA।
ये फॉर्म में आपको देना होगा डिक्लेरेशन। क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये फॉर्म के अंदर आपको डिक्लेरेशन देना होगा। किसको देना होगा? स्पेसिफाइड बैंक। तो जो भी स्पेसिफाइड बैंक है जो नोटिफाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो यहां पर जो है आपको उस बैंक को, जिस बैंक के अंदर आपने खाता खुलवाया है, वो आईसीआईसी बैंक हो सकती है, एचडीएफसी बैंक हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, जो भी शेड्यूल बैंक है जो आरबीआई द्वारा नोटिफाइड करी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड करी गई है बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत, वो यहां पर बैंक स्पेसिफाइड है, शेड्यूल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, तो उस केस में वहां पर उसे डिक्लेरेशन देना है जहां पर आपका खाता है। अगर आप डिक्लेरेशन देंगे तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाएगा। ये स्पेसिफाइड बैंक आपका टीडीएस जो है वो कैलकुलेट करेगी। अब टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, टोटल इनकम आपकी जो भी होगी लेस यहां पर जो भी चैप्टर 6A के डिडक्शन जो भी होंगे वो अलाउ किए जाएंगे, यानी 80C से लेकर 80U तक। उसके बाद यहां पर रिबेट भी आपको अलाउ किया जाएगा 87A का। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए मिलेंगे डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजिम के लिए आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किए जाएंगे। फिर आपका टीडीएस निकाला जाएगा, कितना आपका टैक्स बन रहा है। अगर कुछ टैक्स बना तो सरकार को जमा कर दिया जाएगा, अगर टैक्स नहीं बनेगा तो कोई टैक्स आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। इस केस में अगर स्पेसिफाइड बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है और सरकार को जमा कर लेती है, तो उस केस में फिर यहां पर जो भी स्पेसिफाइड पेंशनर है 75 साल या उससे ज्यादा, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, यानी आईटीआर फाइलिंग से वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आईटीआर 1 फाइनेंशियल ईयर 24-25 की उन्हें फाइल करने की कोई नीड नहीं है, भले उनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा भी क्यों ना हो, तो भी यहां पर उन्हें आईटीआर नहीं फाइल करना है क्योंकि एग्जम्पशन दिया गया है। आइए आप जानते हैं फॉर्म 12BBA के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी क्या क्या डिक्लेरेशन के अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं, फिर आपको यह बताएंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है टैक्स का, और इसके साथ साथ आपको यहां पर कौन से केस के अंदर ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगा इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 12BBA। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको स्पेसिफाइड बैंक के अंदर जाके जमा करवाना होगा। रूल 26D के तहत डिक्लेरेशन दिया गया है स्पेसिफाइड पेंशनर के लिए अंडर सेक्शन 149P के तहत। अब इसमें क्या क्या डिटेल आपको देनी है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म, ये पूरा फॉर्म दिया गया जिसमें आपको अपना नाम और अपना एड्रेस जो भी पेंशनर है, इसी के साथ आपको पैन नंबर, आपको आधार नंबर देना होगा पेंशनर का। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आप लिख दें। इसके बाद आप आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक, कौन सी बैंक के अंदर आप दे रहे हैं तो बैंक का नाम लिख दीजिए। नेम ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉयर है अगर आपका है, तो वो आप यहां पर एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो यहां पर डाल दे, नाम डाल दे, एड्रेस डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको देना है पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, तो यहां पर आपके पास पीपीओ नंबर होगा वो यहां पर आपको मेंशन करना होगा, यानी जो भी पेंशन आपको मिल रही है पेंशन पेमेंट ऑर्डर के तहत, तो वो ऑर्डर नंबर यहां पर आपको देना होगा। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो ट्रू है, करेक्ट है, सिग्नेचर के साथ ये फॉर्म आप जमा कर दें। इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, एक तो आपको अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ पीपीओ जो ऑर्डर है वो भी यहां पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कितनी टोटल इनकम आपकी है, सभी टोटल जो भी इनकम होगी, जैसे पेंशन इनकम है, ब्याज की इनकम है, तो उसकी डिटेल देनी है। अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है तो उसके एविडेंस आपको देने हैं। 80C से 80U तक के, मान लीजिए LIC पॉलिसी ली है तो LIC की रसीद दे दें, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की रसीद दे दें, या आपने FD करवाई है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, ट्यूशन फीस है तो उसकी रसीद दे दें, होम लोन लिया है तो उसका सैंक्शन लेटर दे दे, तो आपको डिडक्शन के प्रूफ जो है वो देने पड़ेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। रिबेट के बारे में बता दीजिए कि आपको रिबेट जो है वो यहां पर मिल रहा है, अवेलेबल है। आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं, ये भी आप जो है वहां पर बता सकते हैं। जो बैंक है उसको बता दीजिए कि आपको ओल्ड में जाना है या फिर आपको न्यू में जाना है। इसके अलावा आपको कंफर्मेशन देना जरूरी है कि सिर्फ आपकी पेंशन और ब्याज की इनकम है, आपकी इसके अलावा कोई भी इनकम
अदर नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको देना है। अगर ये प्रोसीजर आप कर देते हैं तो उस केस में जो भी स्पेसिफाइड बैंक होगी फिर यहां पर कैलकुलेट करेगी आपकी टोटल इनकम और डिडक्शन और रिबेट को लेकर। आइए ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में कैसे कैलकुलेट करती है, आइए ये समझते हैं। कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, कितना टीडीएस कैलकुलेट होता है, किस रेट के हिसाब से टैक्स किया जाता है, ये भी समझना जरूरी है। देखते हैं स्पेसिफाइड बैंक कैसे टैक्स कैलकुलेट करती है। जो भी स्पेसिफाइड पेंशनर है जिन्होंने अपनी डिटेल दी है, तो क्या क्या डिटेल दी है, तो यहां पर इनकम डिटेल दी है, पेंशन है उनकी 6.5 लाख रुपए, ब्याज की इनकम सेविंग अकाउंट से आ रही है 20,000 रुपए, एफडी का इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए, एलआईसी प्रीमियम 20,000 दिया है, एसएससी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपया निवेश किया, एफडी में 50,000 और मेडिक्लेम में 50,000 की मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब ओल्ड टैक्स रिजिम से कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्स निकल कर आएगा और न्यू टैक्स रिजिम से कैलकुलेट करेंगे कितना यहां पर टीडीएस उनका काटा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। तो पेंशन यहां पर 6.5 लाख रुपए की पेंशन मिल रही है। इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आपको मिल जाता है, यानी 6 लाख की आपकी नेट पेंशन इनकम निकल कर आ जाती है। इसके अलावा सेविंग का ब्याज मिलता है 20,000 रुपए का और प्लस आपको एफडी का इंटरेस्ट भी मिल जाता है 1 लाख रुपए का, ये आपकी इनकम होती है। तो 6 लाख 7 लाख 20,000 का यहां पर टोटल इनकम आपकी निकल कर आती है। लेकिन यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है। एटीसी की बात करें तो ये 3 डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। जो 1.5 लाख से ज्यादा है तो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख का ही फायदा यहां पर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं एटीडी में। तो एटीडी में मेडिक्लेम में 50,000 का है तो 50,000 का पूरा फायदा यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बेनिफिट मिलेगा एटीडीटी बी के तहत, क्योंकि यहां पर ब्याज 1 लाख रुपए है तो 50,000 तक का छूट ये भी आपको ब्याज का मिल जाएगा। तो 2.5 लाख का बेनिफिट जो है वो आपको यहां पर डिडक्शन से मिल जाता है। तो कुल आपकी निकल कर आती है 4,70,000 और 3 लाख तक तो आपकी होती है निल। बाकी 1,70,000 पर आपको लगता है 5% टैक्स, यानी 8,500 का टैक्स, और वो भी आपका 87A रिबेट का फायदा मिल जाता है। ये पूरा का पूरा टैक्स आपका निल हो जाता है। तो यहां पर जो है आपको ना टैक्स देना है ना आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से जो वो कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें आपको डिडक्शन की वजह से फायदा मिल जाता है। 5 लाख रुपए के अंदर आपकी इनकम हो गई तो उस केस में आपको रिबेट 87A का मिल जाता है। 12,500 तक का टैक्स आपका माफ हो जाता है। तो टैक्स भी माफ हो गया, आईटीआर फाइल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पर आईटीआर जो है वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा 6.5 लाख रुपए की आपकी पेंशन इनकम है। यहां पर आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 5,75,000 रुपए की आपकी नेट पेंशन इनकम निकल कर आती है। 1,20,000 आपको सेविंग और एफडी से मिल जाता है, यानी 6,95,000 टोटल आपकी इनकम निकल कर आ जाती है। अब इस पर कैलकुलेट करें तो 3 लाख पर तो आपको निल होगा, बाकी का 3,95,000 पे आपको 5% टैक्स लगेगा, 19,750 का टैक्स होगा और 20,000 रुपए का टैक्स आपका माफ होता है। 87A रिबेट आपको मिल जाता है। 7 लाख तक की इनकम पर आपको यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में फायदा मिल जाता है। तो यहां पर भी आपका जो टैक्स है वो 0 निकल कर आया। तो यहां पर भी आपकी आईटीआर जो है वो एग्जेम्प्ट होती है और ना ही आपको टैक्स यहां पर देना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 7 लाख से ऊपर जाएगी तब आपको टैक्सेबिलिटी आ जाती है, रिबेट नहीं मिलता। और यहां पर 5 लाख से ऊपर जाएगी तो आपको टैक्सेबिलिटी आ जाती है। तो इस केस में यहां पर ना आईटीआर बनने की जरूरत होगी, ना ही कोई टैक्स यहां पर आपका काटा जाएगा, यानी पूरी तरीके से आप फ्री हो जाएंगे। सिर्फ आपको जमा करना है फॉर्म 12BBA। ये जमा करेंगे फॉर्म तभी आपको ये फायदा बेनिफिट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि ये जो सेक्शन 194P का जो बेनिफिट है कब आपको नहीं मिलेगा, क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है जब आपको ये एग्जम्पशन या नहीं मिलेगा। यानी आपको आईटीआर 1 जो है वो फाइल करनी यहां पर कंपलसरी हो जाएगी, भले ही आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा क्यों ना हो। तो कब यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा, आइए ये जानते हैं अपने 4th पॉइंट पे। तो एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी आईटीआर 1 आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा जो भी पेंशनर है। तो कौन से केस है आइए जानते हैं। सबसे पहला कि आपकी जो भी पेंशनर होगा उसकी सिर्फ यहां पर पेंशन इनकम होनी चाहिए, या फिर जो इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट से या फिर एफडी अकाउंट से वही इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अदर इनकम हुई तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अदर इनकम जैसे आपको कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, या फिर अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, डिविडेंड से इनकम है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी आपने बेची है,
तो वहां से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A से हुआ है, भले 1,25,000 तक भी क्यों ना है आपका, फिर भी आपको ITR जो है 1 फाइल करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर लॉटरी की इनकम हुई है, विनिंग की इनकम हुई है, या फिर कार्ड गेम की इनकम हुई है, क्रिप्टो आपने बेचा है, तो ये अगर कोई अदर इनकम आपको होगी तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ पेंशन इनकम और ब्याज की इनकम आपकी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपका जो TDS है या फिर TCS कंबाइंड में बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है या आपके डिडक्टर ने डिडक्ट कर लिया है तो भी उस केस में ध्यान रखिएगा 50,000 और मोर, अगर इतना TDS और TCS जो है वो आपका काट लिया गया है और 26AS या AIS के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है या आपके डिडक्टर द्वारा यहां पर आपको जो है वो काटा गया है, तो उस केस में भी आपको ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, अगर आप वॉलंटरली ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो भी ब्याज की इनकम आपको आ रही है, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो, FD अकाउंट से हो, वो सेम बैंक में आनी चाहिए जिस बैंक के अंदर आपकी पेंशन आती है। अगर सेम बैंक में नहीं हुई तो भी आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। पेंशन आपकी ICICI बैंक में आ रही है लेकिन आपने फिक्स डिपॉजिट किसी अन्य बैंक में कर दी है, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक, इनमें कर दी है, तो भी आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आपको पैन जो है वो यहां पर देना होता है बैंक के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में आपका 20% जो है वो TDS डिडक्ट कर लिया जाता है। तो जिस बैंक के अंदर आपकी पेंशन है, इंटरेस्ट इनकम है, तो वहां पर पैन आप जरूर दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं जिन लोगों की एज जो है वो 60 साल से लेकर 74 साल की है, अगर वो पेंशनर है तो भी यहां पर उनको एग्जम्पशन नहीं अलाउ किया जाएगा, क्योंकि एग्जम्पशन सिर्फ 75 साल वाले या उनसे ज्यादा वालों को ही अलाउ किया जाता है। तो यहां पर इन्हें ITR जो है वो फाइल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपका जो TDS है या TCS है, हमने आपको बताया था 50,000 से ज्यादा होगा तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी है, लेकिन अगर यहां पर लेस देन 50,000 अगर हुआ और उस केस में जो बैंक है इन्होंने अगर डिडक्ट कर लिया, यानी जो बैंक है वो अगर आपको मान लीजिए आपका जो है 30,000 का TDS जो है वो बैंक ने डिडक्ट कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो 30,000 का TDS डिडक्ट किया है और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी अगर वो उससे ज्यादा है, यानी मान लीजिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी 40,000 है तो उस केस में वो एडजस्ट हो जाएगा, या 30,000 भी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो TDS है वो एडजस्ट हो जाएगा अगर काट लिया है। लेकिन अगर यहां पर आपका TDS जो है, लायबिलिटी जो है, टैक्स लायबिलिटी जो है वो हो गई या तो 10,000 रुपए या 0 हुई, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है आइए समझते हैं। मान लीजिए आपकी पेंशन इनकम जो है वो 4 लाख की है, या आपकी जो ब्याज की इनकम है वो है 2 लाख की। अब यहाँ पे टोटल इनकम आपकी 6 लाख की है, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, 1.5 लाख रुपया आपको ATC से और 50,000 रुपया आपको यहाँ पर जो ATTT बीच से मिल जाता है, यानी ये हो गया आपका 2.5 लाख का एग्जम्पशन। अब 6 लाख में से अगर 2.5 लाख कर दें तो 3,50,000 रुपये आपकी इनकम बच के आती है, और इस पर आपको अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 50,000 पर आपको 5% लगता है। 50,000 पर 5% यानी 2,500 का टैक्स यहां पर निकल कर आएगा, क्या आएगा, जबकि आपका TDS 30,000 कटा है तो इसमें से यहां पर एडजस्ट होगा, बाकी का 27,500 जो है वो आपका सरकार के पास पड़ा होगा, इसका आपको रिफंड लेना पड़ सकता है। अब रिफंड लेना है तो उसके इसमें एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, रिफंड अगर आपको चाहिए सरकार से तो ITR आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ITR आपको फाइल करना पड़ जाएगा, एग्जम्पशन आपको कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आपका रिफंड आ रहा है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बैलेंस होगा यानी ये 40,000 में 30,000, बाकी का जो 10,000 है वो बैंक यहां पर आपका TDS डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका रिफंड बन गया तो उस केस में ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब इस TDS को अगर बचाना है तो उस केस में ध्यान रखिएगा पैन आपको देना होगा ताकि 20% डिडक्ट ना हो, और दूसरी चीज आपको फॉर्म 15H जो है वो जमा कर देना है। तो ये 2 चीज आपको कर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, TDS का डिडक्ट हो गया, टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुआ तो ITR फाइल करना आपको मैंडेटरी आ जाता है। अब हमने आपको ये तो बता दिया आपको ITR फाइल करना है, लेकिन
कब फाइल करना है, यानी कौन से केसेस में फाइल करना है, यह जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको यह एग्जम्पशन नहीं मिला तो आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है। कुछ मैंडेटरी प्रोविजन केस दिए गए जहां पर ही आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना है। अगर यह एग्जम्पशन आपको नहीं भी मिलता है, यानी मान लीजिए 194P का एग्जम्पशन आपको नहीं भी मिलता है, तो भी आपको आईटीआर 1 भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो कौन से केस है, कब आपको मैंडेटरी भरना है, यह जानना जरूरी है। बात करते हैं, एग्जम्पशन तो आपको नहीं मिला लेकिन आईटीआर फाइल करनी है, आपको पड़ जाएगी। लेकिन कब आईटीआर फाइल करनी है, आइए जानते हैं। तो आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी कब होती है, यह जानना जरूरी है। भले आपको एग्जम्पशन मिला हो या ना मिला हो, इससे यह अलग बात है कि आपको एग्जम्पशन मान लीजिए कि 194P का जो है आपको एग्जम्पशन नहीं मिला है, यानी आपको आईटीआर फाइल करनी है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि मैंडेटरी आईटीआर कब आप फाइल कर सकते हैं, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख अगर क्रॉस कर गई है, तभी आपको आईटीआर फाइल करना है। यानी ऐसे पेंशनर जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका कैलकुलेशन दिया गया है। कैलकुलेशन क्या है कि जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसमें जितने भी डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं चैप्टर 6A के, यानी 80C से लेकर 80U वाले, इसी के साथ साथ कैपिटल गेन के जो एग्जम्पशन है 54 वाले, 54F वाले, 54EC, ये सारे सेक्शन जो है इनको बिना यहां पर कंसीडर करें, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख के अंदर है, तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है। अब कुछ मैंडेटरी केस दिए गए हैं, भले आपकी इनकम जो है वो 3 लाख से कम भी क्यों ना है, बिलो है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे अगर आपका सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट अगर आपने डिपॉजिट किया है तो उस केस में भी ध्यान रखिएगा 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ से ज्यादा अगर डिपॉजिट है तो आपका आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में टर्नओवर आपका 60 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है मैंडेटरी। या फिर अगर आप प्रोफेशन में है तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज्यादा हुआ तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। चौथा केस टीडीएस या टीसीएस कंबाइंड आपको देना है, 50,000 रुपए या उससे ज्यादा अगर कटा है, ये ऑलरेडी हमने आपको बताया फिर भी बता देते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, यानी आप खुद के लिए कर रहे हैं, आप अपने फैमिली रिलेटिव्स के लिए कर रहे हैं, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आपने खर्च किया है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। छठा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी में कंजम्पशन यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पेड किया है 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। इनके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन असेट्स है या फॉरेन इनकम है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। आउटसाइड इंडिया अगर आपने कोई असेट होल्ड करके रखी है, साइनिंग अथॉरिटी है अगर किसी अकाउंट के जो आउटसाइड इंडिया है, बाहर के देश में आपने बैंक अकाउंट खोला है, वहां पर आपकी साइनिंग अथॉरिटी है। अगर आप बेनिफिशियरी है या फिर अगर आप बेनिफिशियल खुद ही ऑनर है किसी भी असेट्स के जो आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये कुछ मैंडेटरी केस है जिसमें 3 लाख से कम भी होगी तो आपको आईटीआर फाइल करना है। इनके अलावा अगर 3 लाख से कम हुई अगर आपकी इनकम, तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। आईटीआर 1 ध्यान रखिएगा, आपकी पेंशन इनकम आ जाती है, आपकी ब्याज की इनकम आती है, ये 2 ही इनकम यहां पर कंसिडर करी जाएगी। अगर ये 2 इनकम है तो उस केस में आईटीआर 1 होता है। जो भी आपका पेंशनर, जो भी हमने आपको बताया था 194P के तहत, उन्हें यहां पर एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन इन 2 इनकम के अलावा कौन सी इनकम हो सकती है, आपकी यहां पर सैलरी इनकम हो सकती है, आपकी यहां पर जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है जो 1,25,000 रुपए तक है। तो और भी सारी इनकम जो है आईटीआर 1 के अंदर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पेंशनर है उन्हें आईटीआर 1 से एग्जम्पशन दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो अगर आप ये कंडीशन कंप्लाई करते हैं, ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, डिक्लेरेशन जमा करते हैं, तो उस केस में आपको ना आईटीआर भरनी पड़ेगी। और अगर आपकी इनकम जो है वो यहां पर बिलो 5 लाख या 7 लाख है, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, तो टैक्स भी आप पर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।